सभी को नमस्कार। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं नाटक की रचना प्रक्रिया। कोई नाटक जो है, नाटक नाटक कैसे बनता है, कैसे बनता है। हिंदी में तो बहुत सारे नाटक हैं, संस्कृत में भी हैं। तो नाटक बनता कैसे है, उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो हम लोग जानेंगे और उसी की रचना प्रक्रिया जानेंगे। उसमें मुख्य तत्व कौन से होने चाहिए उनको भी समझेंगे। वीडियो अंत तक देखना। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और भाषा अभिव्यक्ति और माध्यम, विधान, आरोह सभी पुस्तकें जो हैं हमारे इस चैनल पे पढ़ी हैं। आप उनको पढ़ें जा कर के, ठीक है, सभी देखें, आप समझेंगे अच्छे से। तो चलिए जानते हैं नाटक की रचना प्रक्रिया। ठीक है, नाटक और कहानी में इतना ही अंतर है, कितना अंतर है कि नाटक संवादों द्वारा कथा का निर्वाह करता है और कहानी वर्णन द्वारा, ठीक है, इनमें ये अंतर है। तो नाटक जो है संवादों द्वारा कथा का निर्वाह करता है और कहानी जो है वर्णन द्वारा, कहानी जो है वर्णित की जाती है और नाटक जो है संवादों के द्वारा वर्णित किया जाता है। किसी घटना का वर्णन कहानीकार करे, उसमें कथा का सूत्रधार स्वयं बना रहे तो कहानी कहलाती है। और अगर कहानी के बीच से कहानीकार हट जाए और कहानी के पात्र संवाद करते करते कथा तक पहुंच जाए तो वह नाटक कहलाता है। अतः कहानी और नाटक में मूलभूत एकता है। कहानी और नाटक जो हैं इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। तो आप समझते ही हैं कहानी क्या होती है। कहानीकार जो है वो कहानी कहता है, वो वर्णन करता है, उस जो भी उसने कहानी लिखी उसका वर्णन करता है। अब उसी कहानी को वो खुद वर्णन ना करके इसके लिए किसी वर्णन करने वाले अलग इंसान को सामने रखा जाए, जिसको कहते हैं सूत्रधार। और इस कहानी में जो भी पात्र थे वो जीवित कर दिए जाएं, ठीक है, वो जीवित कर दिए जाएं पात्र, और उनके मुंह से वो सारी कहानी बुलवाई जाए। सूत्रधार उसके ऊपर पूरा ध्यान रखे किससे क्या बुलवाना है। तो यहाँ जो कहानीकार है उसका तो कोई रोल ही नहीं रहा, नाटक में तो कुछ अलग ही आ गया है ना। तो ये सब क्या कहलाता नाटक। तो दोनों के 6 तत्व समान ही होते हैं। देखो, सबसे पहले कथा वस्तु तो चाहिए, घटना चाहिए, कोई पात्र चाहिए तथा चरित्रण चाहिए, संवाद चाहिए, देश काल तथा वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। ये मैं पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। नाटक में इन 6 तत्वों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त तत्व भी होता है जिसको कहते हैं अभिनेयता। कौन सा तत्व होता है? अभिनेयता, ठीक है। इसे मंचीयता या रंगमंचीयता भी कह सकते हैं। इसी तत्व या गुण के कारण नाटक कहानी से पृथक हो जाता है। नाटक किससे अलग हो जाता है? कहानी से, ठीक है। एक गुण होता है इसमें अधिक, वो होता है अभिनेयता। एक तत्व अलग होता है, ठीक है। और ये तत्व जो है वो किसी मंच से ही जा कर के इसका प्रदर्शन होता है। मंच कहने का मतलब है कोई स्टेज कैसी, मतलब किसी आप मैसेज को देना चाहते हैं, यहाँ से आप देना चाहते हैं, उसको स्टेज कहते थे। अब बात करते हैं इसकी रचना प्रक्रिया की। तो नाटक की रचना भी किसी अनुभूति, संदेश या उद्देश्य के गर्भ से होती है। इसके लिए भी क्या चाहिए? सबसे पहले अनुभूति, फिर संदेश, मैसेज, फिर एक उद्देश्य है, उसके लिए नाटक रचाया जा रहा है। तो इन 3 चीज़ों के गर्भ से होती है नाटक की रचना। पहले कोई संदेश व्यक्त होने के लिए कुल बुलाता है, ठीक है। फिर नाटककार उसे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए क्या करता है? घटना चुनता है। संदेश को देने के लिए क्या करता है? वो एक घटना चुनता है, ठीक है। घटना यथार्थ जीवन से संबंधित हो सकती है, जो रियल लाइफ है उससे जुड़ी हुई घटना हो सकती है, सोचता है वो। ऐतिहासिक भी हो सकती है। घटना कैसी होती है? रियल लाइफ बेस्ड हो सकती है, और हिस्ट्री भी हो सकती है, और इमेजिनरी भी हो सकती है, फैंटेसी भी हो सकती है, ठीक है, मतलब काल्पनिक भी हो सकती है, और नवीन मौलिक भी, और एकदम न्यू, और अगर हम कहें कि मॉरल टाइप की, ऐसी भी हो सकती है। तो घटना चुनते ही नाटककार के सामने एक परिवेश आ जाता है। जब भी कोई घटना जो नाटककार चुनता है तो उसके सामने क्या आता है? एक परिवेश आ जाता है। परिवेश मतलब एक पूरा वातावरण आ जाता है घटना चुनने के बाद, ठीक है। उसके पात्र आ जाते हैं, पात्र जो आते हैं
पूरा सबसे पहले तो परिवेश आ गया। परिवेश के बाद क्या होता है, उसके पात्र आ जाते हैं। ठीक है, पात्रों में क्या चाहिए उसको, गुण चाहिए, अवगुण चाहिए, अगर कोई गुण है तो उसमें गुण चाहिए, अवगुण चाहिए, ये आ जाते हैं। उनके संवाद आ जाते हैं पात्रों के। ठीक, अब संवाद के बाद बोलीगत और भाषागत विशेषताएं आती हैं। इस प्रकार नए नाटक का जन्म हो जाता है। नाटककार के सबसे बड़ा गुण है संवाद लिखने की कला। संवाद लिखने की कला, ये सबसे बड़ा गुण है किसका, नाटककार का। संवाद लिखने, जो संवाद लिख लेता है ना वो समझो नाटककार बन सकता है। जो नाटककार जितने वास्तविक, मार्मिक और प्रभावी संवाद रच सकता है वह उतना ही लोकप्रिय और प्रभावी नाटककार है। हिंदी में जयशंकर प्रसाद अपने प्रभावी संवादों के लिए विख्यात हैं, तो मोहन राकेश यथार्थ और प्रभावी संवादों के लिए। अगर हिंदी में जयशंकर प्रसाद की बात करें तो वो बहुत अच्छे संवाद के लिए जाना जाता है, बहुत अच्छे अच्छे संवाद लिखते। संवाद मतलब, संवाद ही तो एक नाटक की शुरुआत है। ठीक है, दो इंसान होंगे, एक दूसरे से संवाद कर रहे होंगे। तो मोहन राकेश ने भी बहुत सारे नाटकों को अंजाम दिया, तो उनने यथार्थ मतलब जो रियल है और प्रभावी संवादों के लिए वो जाने जाते हैं। तो अभिनयता क्या होती है, क्या होती है अभिनयता, इसको समझो थोड़ा सा। अभिनयता होती है नाटकों की रचना प्रक्रिया का सबसे आवश्यक तत्व। ठीक है, अभिनयता का अर्थ है रंगमंच पर खेलने योग्य नाटक विन्यास। जो रंगमंच होता है, जो स्टेज होती है, वहाँ पर जाकर के आपने उसको खेलना है, प्ले करना है। ठीक है, तो वो होती है अभिनयता। अब जयशंकर प्रसाद के नाटकों में इस तत्व का सम्यक निर्वहन नहीं हो पाया। इस कारण उनके नाटक रंगमंच पर खेलने लायक नहीं है, मतलब खेलने के लिए बहुत कठिन है। उसमें कहीं बगीचे हैं, कहीं महल हैं, कहीं युद्ध हैं, तो कहीं नदियाँ, और उसमें आई हुई बाढ़, इन्हें रंगमंच पर दिखाना बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि कुछ लोग पर्दे पीछे लगा करके तो नदियाँ दिखा देते हैं, पहाड़ भी दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी वो वाला फील नहीं आता जो अन्य लोगों के नाटकों में आता है। तो जैसे पहले दृश्य में बगीचा दिखाया, कोई दूसरे में महल, तीसरे में बाढ़, कैसे दिखाएगा। यदि नाटककार रंगमंच की आवश्यकता के अनुरूप नाटक की रचना करे, उसे अभिनीत करने योग्य बनाए, तो सफल नाटकों की रचना की जा सकती है। मोहन राकेश ने रंगमंच की ओर बहुत ध्यान दिया है। उनके नाटकों की घटनाओं को इस तरह प्रस्तुत किया कि रंगमंच को आराम से सजाया जा सके और गांव-गांव में नाटक खेले जा सके। इसके लिए उन्होंने दृश्यों की विविधता को कम किया, प्रयत्न किया कि नाटक का सारा कार्य व्यापार एक ही स्थल पर हो। ठीक है, अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगर बात करें हम लोग अभिनेता के लिए रंगमंच संकेतों का होना आवश्यक है। कौन सा संवाद क्रोध में बोलना है, कौन सा बड़ा प्यार से बोलना है, किस संवाद को बोलते हुए चलना है, घड़ी घुमानी है, आंखें तरेनी है या दौड़ना है, ये बताना रंगमंच संकेतों के अंतर्गत आता है। एक कुशल नाटककार को रंगमंच संकेत देने होते हैं, जेस्चर कहते हैं संकेत को। ठीक है, और संकेतों से ही क्या होता है, एक वास्तविक दृश्य दिखाई देता है, कि रियल दृश्य फील होता है। तो संकेतों का भी बहुत महत्व होता है। रंगमंच सज्जा कैसी होनी चाहिए, उस पर अंधेरा हो या उजाला, संगीत हो या नहीं, ये बताना अभिनेता के अंतर्गत आता है। नाटक के संवाद ऐसे हों जैसे कि रंगमंच पर बोले जाने, उसमें हकलाहट से लेकर मौन ध्वनियों का संकेत भी अपेक्षित होता है। कुछ लोग जैसे आप देखते हैं ऋतिक रोशन, वो हकलाते हैं थोड़ा सा, और कुछ आप देखते होंगे जो ज़्यादातर मौन रहते हैं। तो हकलाहट और मौन, इनका भी, इन ध्वनियों का भी संकेत के रूप में होना अपेक्षित होता है। तो ये था हमारा नाटक की रचना। अब कुछ देखो महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, जैसे कविता, कहानी और नाटक तीनों की रचना प्रक्रिया में क्या समानता है। तो कविता, कहानी और नाटक तीनों रचनात्मक साहित्य हैं, जिनका उद्भव भावना या अनुभूति से होता है। इनका जन्म एक अनुभूति से होता है, किंतु अभिव्यक्ति के प्रकार भिन्न है। ठीक है, अभिव्यक्ति मतलब उसको शो करने के, उसको किसी के सामने रखने के, उसके प्रकार अलग अलग। कविता, कहानी और नाटक से किस प्रकार भिन्न है। तो हमने ये जाना कि कविता अपने अंतर्निहित लय, छंद या संगीत के कारण कहानी और नाटक से भिन्न है। किसी कहानी को भी कविता में कहा जा सकता है, किंतु वह कविता तभी कहलाएगी जब छंदबद्ध लयात्मक होगी। श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी रचना एक कहानी पर आधारित है, किंतु
फिर भी वह कविता है, क्योंकि उसमें छंद और लय का समावेश है। इसी प्रकार रामचरितमानस एक नाटक है, उसमें संवाद है, फिर भी काव्यात्मक गुण होने के कारण वह काव्य या महाकाव्य है। कविता के कौन से तत्व हैं? तो 4 अनुभूति है, कल्पना है, विचार है और भाषा। ये 4 तत्व हैं, अनुभूति, कल्पना, विचार और भाषा। छंद के आधार पर कविता के 3 प्रकार बताइए, छंद युक्त, छंद मुक्त और मुक्त छंद। छंद मुक्त कविता को कविता बनाने वाले 3 तत्व लिखिए। एक होता है अनुभूति की तीव्रता, प्रभावी बिंबों प्रतीकों या सूक्तिपरक संक्षिप्तता, और तीसरा है चुस्त वाक्य रचना। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आपने अंत तक देखी होगी और अभी तक आपने लाइक भी कर दिया होगा वीडियो को। शेयर भी कर दीजिए लोगों के साथ, और सभी पाठों को, सभी पार्ट्स जो हैं, ठीक है, 1 to 15 पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं, आप सभी पाठों को देखिए। और आपको ये अभिव्यक्ति और माध्यम, अगर आपके 4-5 नंबर, जितने भी नंबर का आता है एग्ज़ाम में, ये कंप्लीट हो जाएगा। आज हमारा ये समाप्त हो गया। हाँ, इसके अलावा मैं आपको बताते चलूँ कि एक शब्द आता है बीच में, फीचर। क्या शब्द आता है? फीचर। तो फीचर क्या होता है? फीचर ये बताओ ज़रा। आप सुनते होंगे कई बार आती है फीचर फिल्म, ठीक है। आपको बता दूँ, फीचर जो है मनोरंजन से संबंधित है, मनोरंजन, ठीक है। मनोरंजन के लिए ही फीचर वर्ड का प्रयोग किया था। तो फीचर फिल्म होगी मनोरंजन के लिए फिल्म। लेकिन फीचर में क्या चीज़ होती है? एक तो मनोरंजन होती है और दूसरा संदेश। दूसरा क्या होता है? संदेश। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो फीचर कहलाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ मनोरंजन किया चला गया तो वो फीचर नहीं कहलाएगा, ठीक है। उसमें संदेश होना चाहिए, वो तभी क्या कहलाएगा? फीचर, ठीक है। ये एक बहुत ज़रूरी बात थी। और इसके साथ में संचार है ना, संचार को कहते हैं कि संचार जो है उल्टा पिरामिड होता है। क्या होता है? उल्टा पिरामिड। उल्टा पिरामिड कैसे दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ऐसा, है ना, उल्टा पिरामिड होता है। तो उल्टा पिरामिड इसको इसलिए कहा जाता है, इसका जो शुरुआत है यहाँ से होती है। इसमें ये कहा जाता है कि उल्टा पिरामिड इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके शुरू में क्या है? महत्वपूर्ण बात होती है, ठीक है। शुरू में क्या होती है? महत्वपूर्ण बात, ठीक है। और बाद में क्या होती है? थोड़ी महत्वपूर्ण, और उसके बाद थोड़ी महत्वपूर्ण। अंत जो है वो कम महत्वपूर्ण से होता है और शुरुआत जो है एक महत्वपूर्ण बात से होती है। इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम लोग? उल्टा पिरामिड कह देते हैं। तो इतनी सी बात थी जो आपको मैंने बताई है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रिपोर्ट है, इसको प्रतिवेदन कहते हैं, आलेख है, आलेख जिसको हम लोग निबंध भी कह देते हैं। तो अगर सब बातें मैं फिर से रिपीट करूँगा तो आपको याद भी आएंगी कि हमने पीछे वाली सब वीडियोस में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आज तक के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें बाकी तक भी।